दोस्तों, हम किसी भी इंसान की परख उसके अच्छे या फिर बुरे कर्मों से करते हैं। जिसके जितने ज़्यादा अच्छे कर्म वो उतना अच्छा, और जिसके जितने ज़्यादा बुरे कर्म वो उतना बुरा। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई भी बुरा इंसान हमारा नेता या फिर लीडर बने। लेकिन हमारे चाहने और ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरे से बुरा इंसान भी उस मंजिल पर पहुंच ही जाता है जिसका वो कभी हकदार नहीं था। इतिहास में हमें कई ऐसे उदाहरण दिखते हैं जिनमें से एक व्यक्तित्व की आज हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं मुगलों के सबसे क्रूर शासक मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब की। 1618 में दाहोद गुजरात में जन्मा औरंगजेब अपने पिता शाहजहां का तीसरा बेटा था। इन अर्लियर स्टेज औरंगजेब को अपने परिवार के पॉलिटिकल स्ट्रगल को फेस करना पड़ा। वो हुआ यूं कि जून 1626 में जब उसके दादाजी जहांगीर गद्दी पर थे और शाहजहां ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। इसी बीच जहांगीर और उनकी बीवी नूरे जहां ने औरंगजेब और उसके बड़े भाई दारा शिकोह को एज अ हॉस्टेजेस के रूप में दरबार में रखा था ताकि शाहजहां की हरकतों पर रोक लगाई जा सके। तख्त के लिए बाप बेटों को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखना 8 साल के औरंगजेब के लिए बिल्कुल नया था, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर उसने भी वही किया जो उसके पिता शाहजहां ने किया था। खैर, 1627 में हुई जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां बिकेम द 5th एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। यही वो समय था जब औरंगजेब और उसके सभी भाइयों को प्रिंसली एजुकेशन दिया गया, जहां उन्होंने युद्ध नीति, सैन्य रणनीति और प्रशासन व्यवस्था को अच्छे से समझा। Along with this, Aurangzeb studied the Islamic literature in Turkey and फारसी लैंग्वेज। टर्की और फारसी के अलावा औरंगजेब को हिंदी भी बहुत अच्छे से आती थी। औरंगजेब के बारे में एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। ये दिन था 28 मई 1633 का, जहां एक बड़े मैदान में 2 हाथियों की झुंड लगी हुई थी। ये एक छोटे से त्योहार जैसा था जिसे देखने बादशाह के साथ साथ सारी आगरा की जनता भी आई थी। लोगों की इतनी बड़ी भीड़ देख एक हाथी पूरी तरह से बौखला जाता है और इधर से उधर भागने लगता है। ये नजारा वाकई में बहुत भयानक था। उस हाथी का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि वो एक के बाद एक आदमियों को कुचलते हुए आगे जा रहा था। एकाएक उसके सामने आता है औरंगजेब। घोड़े पर सवार और हाथ में एक भाला लिए खड़ा औरंगजेब उस पागल हाथी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में वो पूरी ताकत के साथ औरंगजेब की तरफ बढ़ता है। औरंगजेब भी लगाम को ढील देते हुए अपना घोड़ा उस हाथी की तरफ बढ़ा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में किसी एक का ही बचना पूरी तरह से मुमकिन था, या तो हाथी या फिर औरंगजेब। मैदान में खड़े हर एक इंसान को यही लग रहा था कि शायद आज शहजादे का आखिरी दिन है। मगर जो परिणाम सामने आया उसे देखकर सभी की आंखें धरी के धरी रह गई। औरंगजेब ने अपनी सूझबूझता का परिचय देते हुए भाले से उस हाथी को मार गिराया था। एक 15 साल के बच्चे का हाथी के साथ यूं भिड़ जाना वाकई में बहादुरी से भरा हुआ था। उसके इस कारनामे को देख शाहजहां उसे बहादुर का टाइटल देते हैं। उसके बाद उसे सोने से तोला भी जाता है। इस हाथी वाले इंसिडेंट्स के बाद औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिकोह से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त दारा शिकोह भी उसके साथ उस मैदान में खड़ा था। वो चाहता तो औरंगजेब की मदद कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बस इसी वजह से औरंगजेब उस पर आजीवन नाराज रहा। खैर, आगे चलकर इन 4 भाइयों में तख्त के लिए लड़ाइयाँ ना हो, इसलिए शाहजहां ने अपने टेरिटरीज को 4 प्रांतों में डिवाइड किया था। ये 4 प्रांत उसने अपने 4 बेटों के गवर्नरशिप में रखे थे। दिल्ली और मुल्तान का गवर्नर था शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह। दारा शिकोह की बात की जाए तो ही वॉज द फेवरेट सन ऑफ शाहजहां। लाडला होने के साथ साथ वो अगला बादशाह भी था, क्योंकि शाहजहां ने बहुत पहले ही उसे अगला बादशाह घोषित कर दिया था। खैर, इसके बाद आता है शाह शुजा, जो कि गवर्नर था बंगाल रीजन का। उसके बाद था औरंगजेब, जिसके पास दक्कन की कमान थी, और सबसे आखिरी में था मुराद बख्श, जो था गवर्नर ऑफ गुजरात।
जैसे जैसे ये सभी बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे इनके भीतर का जहर भी खौल रहा था, और ये जहर था तख्त को पाने की लालसा। आगे चलकर वो वक्त भी आया जब इन तीनों ने बगावत का झंडा लिए आगरा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत होती है शाहजहां को हुई एक बीमारी से। साल 1657 में आए इस बीमारी के चलते शाहजहां ने बिस्तर पकड़ लिया था। हालत इतनी खराब थी कि मानो किसी भी पल बादशाह की मौत हो जाए। कई तरफ तो ये अफवाह भी उठ रही थी कि बादशाह की मौत हो चुकी है और दारा शिकोह बादशाह की गद्दी पर बैठ गए हैं। ये खबर बाकी बचे शहजादों को कांटों की तरह चुभ रही थी। बस इसी कशमकश के साथ तीनों आगरा की तरफ बढ़ रहे थे। मकसद था दारा शिकोह को हटाकर तख्त को हथियाना। इसी बीच औरंगजेब एक चाल चलता है। सबसे पहले वो जाता है गुजरात के गवर्नर और उसके छोटे भाई मुराद बख्श के पास, उसे ये एहसास दिलाने कि अगर हम दोनों एक हो जाएं तो पलक झपकते ही तख्त को पलट सकते हैं। इन दोनों के बीच हुई संधि के मुताबिक सल्तनत का दिल्ली और आगरा वाला हिस्सा औरंगजेब का होगा और बंगाल का हिस्सा मुराद का। मगर ये तभी मुमकिन था जब वे दोनों अपने रास्ते के कांटे शाह शुजा और दारा शिकोह को हटा दें, और ऐसा ही हुआ। आगरा के करीब हुई एक लड़ाई में मुराद और औरंगजेब पहले शाह शुजा और बाद में दारा शिकोह को हराकर आगरा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब वक्त था सिंहासन को दो हिस्सों में बांटने का। मुराद और औरंगजेब के संधि के मुताबिक बंगाल वाला हिस्सा मुराद का था, वही दिल्ली और आगरा वाला हिस्सा औरंगजेब का था। औरंगजेब से हाथ मिलाते समय मुराद ये भूल गया था कि मुगल इतिहास में आज तक तख्त को कभी बांटा नहीं गया था। और वैसे भी अगर आप बकरी का शिकार करने के लिए किसी शेर को पालोगे तो क्या पता भूखा शेर एक दिन बकरी से पहले आपको ही खा जाए। मुराद के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। तख्त मिलते के साथ ही औरंगजेब मुराद को कैद में डाल देता है, जहां कुछ दिनों बाद उसे मार दिया जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ भागे अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी औरंगजेब द्वारा कुछ सालों बाद पकड़ लिया जाता है और बाद में उसे भी मार दिया जाता है। शाह शुजा जो पहले से ही युद्ध के दौरान मर चुका था, ऐसे में 31 जुलाई 1658 के दिन औरंगजेब बादशाह की गद्दी पर विराजमान हुआ। वो मुगलों का छठा बादशाह था। गद्दी पर आते के साथ ही टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला, मगर उसका ये नाम कभी फेमस नहीं हुआ। आज भी हम उसे औरंगजेब के नाम से ही जानते हैं। तख्त पर बैठने के साथ ही स्टार्टेड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल, क्योंकि वो हमेशा से इस्लाम को सभी धर्मों से ऊंचा मानता था। धर्मों की समानता के बारे में उसे कोई खास रुचि नहीं थी, जिस वजह से वो अपने हिंदू दरबारियों के साथ हमेशा से दूजा भाव रख रहा था। धीरे धीरे औरंगजेब उन सभी पॉलिटिकल अलायंसेस को भी नाराज करता गया जो सालों से मुगल साम्राज्य के साथ काम कर रहे थे। इनमें सबसे अहम थे राजपूत और मराठा। वैसे औरंगजेब केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि कुछ मुसलमानों से भी नफरत करता था। He believed in सुन्नी इस्लाम। ऐसे में शिया इस्लाम को मानने वाले उसके लिए सच्चे मुसलमान नहीं थे। फिर क्या था, उसने हिंदुओं के तरह भी शिया मुसलमानों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। एट इनिशियल स्टेज ही इम्पोज दी जिजिया एंड पिलीग्राम टैक्सेस। ये वो टैक्सेस थे जो गैर मुसलमानों को अपने धर्मों के साथ चलने और तीर्थ यात्रा करने पर देने पड़ते। वैसे इन टैक्सेस को अकबर के समय में ही खत्म कर दिया था, मगर औरंगजेब के बादशाह बनते ही उसने फिर से शुरू कर दिया। मंदिरों का कंस्ट्रक्शन रुकवाया गया, साथ ही साथ उन्हें तोड़ा भी गया। औरंगजेब के राज में कोई गैर मजहबी त्योहार नहीं मनाया जा सकता था। ऐसे करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। उसके हिसाब से मुहर्रम का जुलूस भी उसके लिए हराम था, क्योंकि ये शिया इस्लाम से ताल्लुक रखता है। खैर, इन बातों को बताकर मैं कोई मजहबी तेढ़ निर्माण करना नहीं चाहता। मेरा पर्पस पूरी तरह से एजुकेशनल है। और वैसे भी दुनिया का कोई भी मजहब इतना भी बेसहारा नहीं है कि वो तलवार की नोक पर अपनी बात मनवाए। ये वो कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो खुद को मजहब या फिर धर्मों का ठेकेदार मानकर खुद की अलग नीतियां बनाते हैं। औरंगजेब भी उन लोगों में से एक था।
उसकी इस गलत नीतियों की वजह से भारतवर्ष की लगभग सारी रियासतें उसके खिलाफ हो गई थी। इनमें सबसे मुख्य थे मथुरा के जाट, बुंदेला राजपूत, सिख, राजपूत ऑफ मारवाड़, राजपूत ऑफ मेवाड़ और दक्कन में मराठा। इन सभी के एक साथ हो रहे रिबेलियन से औरंगजेब पूरी तरह से बौखला गया था। उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था मराठाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के चलते वो मुगलिया सेना को हमेशा मुंह के बल गिरा रहे थे। ऐसे में ही स्टार्टेड टू थिंक कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो उठता है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और चलता है दक्कन की ओर। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की भी डेथ हो गई थी, लिहाजा ही वॉज थिंकिंग कि ये परफेक्ट टाइम है दक्कन को अपने कब्जे में लेने का। मगर ये दक्कन अभियान उसके लिए आखिरी अभियान साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद वो वापस कभी आगरा जा ही नहीं पाया। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को कब्जे में लेने के बाद वो भारतवर्ष के सबसे बड़े क्षेत्र का स्वामी बन गया था। अब उसका मकसद था दक्कन की सबसे बड़ी ताकत मराठाओं को उखाड़ फेंकना, जिसकी शुरुआत उसने मराठाओं के दूसरे राजा छत्रपति संभाजी महाराज की धोखे से की गई हत्या से की। ऐसा करने से ही बिलीव्ड दैट कि गोलकोंडा और बीजापुर की तरह ही मराठा साम्राज्य भी उसके अधीन हो जाएंगे। मगर इस मामले में ही वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। मराठाओं के तीसरे शासक छत्रपति राजाराम और कई भरोसेमंद सरदारों की बदौलत औरंगजेब का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। इसी बीच उनकी सेना में हड़कंप मचा हुआ था। सभी को अपने वतन आगरा लौटना था, मगर जिद्दी बादशाह के सामने कौन मुंह खोले। ऐसे में सभी बादशाह औरंगजेब की मरने की राह देख रहे थे। 3 मार्च 1707 का वो दिन जब अहमदनगर की एक छावनी में औरंगजेब ने अपनी 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ये मुगल इतिहास का वो आखिरी पन्ना था जिसे हमेशा से खट्टे शब्दों में लिखा गया। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल सल्तनत के पांव डगमगाना शुरू कर दिए थे, जिसे संभल पाना उसकी आने वाली पुश्तों के लिए नामुमकिन साबित हुआ। और शुरू हुआ एक नया अध्याय। यह अध्याय था मराठाओं का, जो आने वाले समय पर सारे भारतवर्ष पर राज करेंगे। तो ये थी कहानी मुगलों के बादशाह औरंगजेब की। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मगर जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, आप सभी ने औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की आगरा वाली मुलाकात को तो पढ़ा ही होगा, जहां शिवाजी महाराज ने सूझबूझता से खुद को औरंगजेब की कैद से छुड़ाया था। ऐसे में आपके लिए सवाल ये है कि औरंगजेब ने अपने कौन से दरबारी को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भेजा था निमंत्रण लेकर? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।